कॉन्सेप्ट ऑफ एम्पिरिकल मोलिकुलर फॉर्मूला बताए थे। चलो हेडिंग डाल से लिखेगा लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, डाल देगा लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉ देखो कहता है एटम्स, एटम या एलिमेंट एक दूसरे से कैसे कंबाइन कर, सुनेगा सुनो सुनो, एटम या एलिमेंट एक दूसरे से किस तरह से कंबाइन करते हैं। हम जानते हैं कि कंपाउंड का फॉर्मेशन कैसे होता है, जब एटम और एलिमेंट एक दूसरे से मिलते हैं। तो एटम और एलिमेंट के मिलने का क्या तरीका है, हाउ एटम और एलिमेंट्स कंबाइंस टुगेदर ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड, इसको एक्सप्लेन करने के लिए कुछ लॉज का हम यूज करते हैं, जिन लॉज को हम लोग कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, उस लॉ को कलेक्टिवली हम लोग बोलते हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो लिखोगे टू एक्सप्लेन, लिखोगे टू एक्सप्लेन, एक्सप्लेन हाउ एटम और एलिमेंट्स combines together during formation of compound, during formation of compound, how atoms or elements combine together during formation of compound. Some laws are used, collectively called laws of chemical combination, laws of chemical combination, laws of chemical combination। और ये लॉ है हमारा पहला है लॉज ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास या एटम मास लिखो। दूसरा लॉज ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉज ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, तीसरा लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन, लॉज ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन, लॉज ऑफ रेसिप्रोकल, लॉज ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, एवोगैड्रो लॉ, और छठा हमारे पास आएगा गै-लुसाक्स लॉ, गै-लुसाक्स लॉ। हो गया, चलो पहला गै-लुसाक्स लॉ।
हैंड राइटिंग नहीं पढ़ा रहा है कि थोड़ा वर्ड देख के अपन फीलिंग आ रहा है? चेंगड़ा कहीं का। चलो, एडिंग ये हमारे पास लॉज हैं: लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉज ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, लॉज ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉज ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, एवोगैड्रो लॉ और गे लुसैक्स लॉ। इतने लॉज हैं। ये सारे लॉज कहीं ना कहीं एटम और एलिमेंट एक दूसरे से कैसे कंबाइन करते हैं कंपाउंड के फॉर्मेशन के लिए, इसके बारे में हमको बड़ा डिटेल में एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो पहला हमारा क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एटम। तो मास लिखोगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन, पहला हेडिंग डाल दोगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। पहला लॉ है हमारा लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये जो लॉ है ये डाल्टन ने इस लॉ को प्रोवाइड किया था। डाल्टन नहीं, डाल्टन तो वो दिया, लेवाइजर दिया था। दिस लॉ वाज गिवन बाय लिखो, दिस लॉ वाज गिवन बाय लेवाइजर। लेवाइजर नाम का साइंटिस्ट इस लॉ को प्रोवाइड, ठीक है, नाम ही बता रहा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। देखो, जनरली जब केमिकल रिएक्शन होता है तो रिएक्टेंट क्या होते हैं? प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं। तो ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन एटम्स हमेशा क्या होते हैं? कंजर्व्ड होते हैं। मतलब एटम, ना तो जानते हैं एटम मैटर का सबसे छोटा पार्टिकल है, तो एटम ना तो बनता है ना वो बर्बाद होता है। केमिकल रिएक्शन के समय एटम्स कभी भी ना बनते हैं, नया एटम बनता है, ना ही वो कभी बर्बाद होता है। बस एटम्स के कॉम्बिनेशन चेंज होने से कंपाउंड एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये जो लॉ की बात करोगे तो ये कहता है कि ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट साइड ऑलवेज कंजर्व्ड। ठीक है, जैसे देखो रिएक्शन होगा तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब कंबाइन करेगा तो क्या बनता है? वाटर बनता है ना। तो ये जो फॉर्मेशन हो रहा है इसमें क्या है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिला तो वाटर बना है, तो ये कंजर्व्ड हो गया। क्या हो गया? एटम कंजर्व्ड है। क्यों? इसी के लिए इक्वेशन को बैलेंस करते हैं हम। व्हाट इज द नीड ऑफ बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन? क्योंकि एटम कभी ना बनता है ना ही बर्बाद होता है, तो जितना एटम रिएक्टेंट साइड में होगा उतना ही एटम प्रोडक्ट साइड में होगा। इसी कारण इक्वेशन को हम बैलेंस करते हैं। क्यों बैलेंस करते हैं? क्यों बैलेंस करेंगे? क्योंकि एटम कभी भी बर्बाद, मान लो रिएक्टेंट कन्वर्ट होके, रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, रिएक्टेंट कन्वर्ट हो गया प्रोडक्ट में, तो जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ, रिएक्टेंट जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ, इस बात को अगर तुम गौर करके चलो तो क्या हुआ? वही पूरा का पूरा प्रोडक्ट गया हुआ है। इसका मतलब है कि जो रिएक्टेंट में एटम्स थे वो एटम्स किस में रह गए? प्रोडक्ट में भी रह गए, तभी ना एटम कंजर्व होगा। समझ में आ रहा है? तो यही लॉ ही कहता है। तो लिखोगे अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, according to this law, during chemical reaction total mass of reactant is always equals to the total mass of the product. Mass of the reactant is always equals to the total mass of product.
रिएक्टेंट का मास हमेशा किसके बराबर होगा? प्रोडक्ट के मास के बराबर होगा। इसका मतलब ये हो गया सिंस, सिंस क्यों? तो सिंस एटम इज कंजर्व्ड, एटम इज कंजर्व्ड, कंजर्व्ड, ठीक है। मतलब रिएक्टेंट अगर हमारा जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है तो हम जानते हैं सिंस, मतलब ड्यूरिंग रिएक्शन, ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन atoms are always conserved, atoms are always conserved, एटम जो है वो ऑलवेज क्या होते हैं? कंजर्व्ड होते हैं। अच्छा, एटम ऑलवेज कंजर्व्ड होगा ये क्या मतलब? मतलब टोटल एटम, मतलब एटम्स जितना इधर होंगे उतना ही एटम प्रोडक्ट साइड में होंगे। क्लियर है? टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट साइड इज इक्वल टू टोटल एटम्स इन प्रोडक्ट साइड, ठीक है। और हेंस मास इज ऑलवेज, मास इज ऑल्सो कंजर्व्ड, मास इज ऑल्सो कंजर्व्ड। अगर एटम कंजर्व्ड होगा तो उसका मास भी कंजर्व्ड होगा ही होगा। एटम कंजर्व होगा तो मास भी कंजर्व होगा। मास कंजर्व कैसे होगा? तो मास मतलब टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट, मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू हो जाएगा टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। टोटल मास रिएक्टेंट का जो मास है वो टोटल प्रोडक्ट के मास के बराबर होने वाला है। ये हमेशा कंजर्व्ड रहने वाला है। ये बात हमको समझ में आ रहा होगा। टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, ये हमेशा कंजर्व्ड होगा। ठीक है, इस बात, ठीक है। कहने का मतलब देखो, जो हमने अभी बोला था उसी बात को अगर हम लोग यहाँ सब लिख लिया। देखो जैसे यही हमने कहा कि एटम कंजर्व्ड हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन से रिएक्ट किया तो क्या बना? वाटर बना। तो हम इक्वेशन को बैलेंस क्यों करते हैं? वाई बैलेंसिंग ऑफ एटम, क्योंकि एटम ये इक्वेशन को बैलेंस, यहाँ पे हमने इक्वेशन बैलेंस्ड इक्वेशन लिखते हैं हम लोग ऑलवेज। ये इक्वेशन जो हमारा है ये बैलेंस्ड इक्वेशन है। तो बैलेंस्ड इक्वेशन क्यों है ये? क्यों? क्योंकि सिंस एटम कंजर्व्ड होते हैं, सिंस एटम्स आर ऑलवेज कंजर्व्ड। और अगर एटम कंजर्व्ड होंगे तो अंडरस्टूड है कि उसके मास भी कंजर्व्ड होंगे। तो अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ मास एक्शन, ए लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से अगर हम चलेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू क्या होगा? टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। और इस लाइन का मतलब ये हुआ कि इधर कौन है? हाइड्रोजन है। तो टोटल मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस हाफ इंटू टोटल मास ऑफ किसका? ऑक्सीजन इज इक्वल टू मास ऑफ किसका? वाटर। यही ना होगा? मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस मास ऑफ ऑक्सीजन, मास ऑफ ऑक्सीजन इंटू मास ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू मास ऑफ वाटर हो जाएगा। अच्छा, हाइड्रोजन का मास 2 ग्राम और ये कितना हो गया? प्लस हाफ इंटू 32, इतना ग्राम इधर हो गया। और इधर जाएंगे तो क्या हो गया? ये 2 गुने 1 प्लस 1 गुना 16, 16 2 कितना हो गया? 18 ग्राम इधर भी हो गया। इकट के 16, 16 और 2 18 ग्राम। इसका मतलब क्या हुआ? दोनों तरफ मास क्या हो गया? कंजर्व हो गया कि नहीं?
ऑलवेज मास क्या होगा, कंजर्व्ड होगा, यही हमारा लॉ कहता है। क्लियर है बात? कोई भी रिएक्शन होगा तो उसमें मास हमेशा क्या रहेंगे, कंजर्व्ड रहेंगे। टोटल मास रिएक्टेंट के प्रोडक्ट के मास के बराबर होंगे। क्या हो गया रे? देखो तो ये लॉ क्या कह रहा है, रिएक्शन किसका किसका कर, व्हाट वेट ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, मतलब सिल्वर AgNO3 रिएक्ट्स विथ NaCl, तो क्या बनेगा, NaNO3 और AgCl, यही बनेगा, AgCl एंड NaNO3, यही रिएक्शन होगा। सिल्वर नाइट्रेट जब हमारा सोडियम क्लोराइड से रिएक्ट करेगा तो सिल्वर क्लोराइड बनेगा और सोडियम नाइट्रेट का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, अब कहता है कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। तो लिखेंगे मास ऑफ कौन सा, AgNO3 प्लस मास ऑफ कौन सा, NaCl इज इक्वल टू मास ऑफ क्या, AgCl प्लस मास ऑफ किसका, सोडियम नाइट्रेट NaNO3, ना लिखेगा। अब ये लिखेगा तो हमारे पास क्या हो गया, इधर से NaNO3 का मास देखो कितना, वेट ऑफ दिस रिएक्ट्स विथ 0.585 ग्राम ऑफ NaCl, इन दोनों का मास मिल गया किसके, इज इक्वल टू 1.435 ग्राम ऑफ AgCl प्लस 8.85 ग्राम ऑफ सोडियम नाइट्रेट, यही ना हो गया। तो यहां से X नहीं निकल जाएगा, टोटल मास रिएक्टेंट का टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के बराबर होगा कोई भी रिएक्शन में। क्लियर है? इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। हो गया? अब एक बात समझो, एक बात गौर करोगे, जब न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन होता है, रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन, दो प्रोसेस होता है, थोड़ा समझना। सब दो प्रोसेस होता है, एक प्रोसेस होता है न्यूक्लियर रिएक्शन, जो है पहले जो समझा रहे हैं वो समझ। न्यूक्लियर रिएक्शन दो तरह का होता है, न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन दो तरह का होता है। क्या, न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन, क्या अंतर है दोनों में? दोनों में अंतर क्या होगा, फिजन का मतलब होता है टूटना और फ्यूजन का मतलब होता है
जितने भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जो है, जैसे यूरेनियम है, तो न्यूक्लियर रिएक्शन आजकल हर जगह देखते हो, परमाणु बम कैले रहता है, सब यही है। हाइड्रोजन बम जो सुनते हो कि हाइड्रोजन, तो वो कॉम्बिनेशन होता है, वहां पे फ्यूजन होता है और ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है। तो न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन के समय बड़े न्यूक्लियस बड़ा न्यूक्लियस जो न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है वो टूट जाता है, ठीक है, और टूट के छोटे स्टेबल एलिमेंट में कन्वर्ट होता है, और जो टूटा हुआ जो मास है वो अल्फा बीटा और गामा रेज के फॉर्म में, एनर्जी के फॉर्म में वो नेचर में रेडिएट हो जाता है। समझ आ रहा बात? तो जहां भी रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन होता है, रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन के कारण से, रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन जब भी होगा तो उस केस में कुछ मास जो है वो क्या हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है, रेडिएट हो जाता है, किसके फॉर्म में, एनर्जी के फॉर्म में, मतलब अल्फा बीटा और गामा। तो लिखोगे लिमिटेशन, थोड़ा सा इसका लिख लोगे, इस लॉ का, लिमिटेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लिमिटेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लिमिटेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लिमिटेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लिमिटेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, क्या लिमिटेशन होगा, तो इस लिखोगे, ड्यूरिंग न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन, ड्यूरिंग रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन, न्यूक्लियर फिजन हैवी अनस्टेबल न्यूक्लियाई disintegrates into a small and stable nuclei, and during this process some mass is disappeared in the form of form of energy, that is in the form of alpha, beta and gamma rays. Alpha, beta and gamma rays. समझ में आया? कुछ एनर्जी जो है अल्फा बीटा और गामा रेज के फॉर्म में निकल जाए, तो अब मसवे गायब हो गया। हम लोग क्या सोचे थे, मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। हेलो, कहा पैन कार्ड का नाम ये लाइए ना, लिख के दे देते हैं।
तो ये बात समझ में, जैसे देखो एक एलिमेंट है एक्स, एटॉमिक नंबर जेड और एटॉमिक मास ए होता है, ठीक है, सही ना? ये जेड और एटॉमिक नंबर हो गया ए, ठीक है। जब ये डिसइंटीग्रेट करता है, ये अनस्टेबल न्यूक्लियाई है, ठीक है, तो ये टूट जाते हैं। अल्फा रेज जो होता है, ये अल्फा रेज यहाँ से टूटा, यहाँ से एटॉमिक नंबर 2 से घटा, एटॉमिक मास 4 से घट गया, और यहाँ से एगो हीलियम न्यूक्लियाई मतलब अल्फा रेज जो है वो बाहर निकल गया, ठीक है। एक एग्जाम्पल तुमको हम समझा रहे हैं कि अल्फा रेज ही निकाल के दिखाए, अल्फा बीटा गामा रेज कोई भी निकल सकता है, तो यहाँ से क्या निकला? अल्फा रेज। तो ई दिख रहा है, एक्चुअल में क्या है? ये एनर्जी के फॉर्म में रेडिएट हो गया। यहाँ क्या हुआ? न्यूक्लियर फिजन हो गया, मतलब ये टूट गया बेटा। क्या हो गया? तो टूट तो गया, तो टूट गया, तो अब जो एलिमेंट है सोचो, उसका एटॉमिक नंबर कितना, एटॉमिक मास कितना से घट गया? 4 से। एटॉमिक मास तो 4 से घट गया, तो ये अब एलिमेंट रहा नहीं रहा। आज जो इधर जो मास कम हुआ, वो मास बचा कि निकल गया? भाग गया ना, तो बचा ही नहीं। तो बचा ही नहीं, तो मास ऑफ रिएक्टेंट का भी मास ऑफ प्रोडक्ट के बराबर होगा नहीं। तो इसी कारण से यहाँ पे क्या होगा? मास ऑफ रिएक्टेंट, इस केस में मास ऑफ रिएक्टेंट मास ऑफ प्रोडक्ट के बराबर नहीं होगा। यहाँ पे नया मॉडिफिकेशन किया गया, तो इस केस में यह मास जो हो गया, इतना मास यहाँ पे ये जो मास है, ये रेडिएट्स एज मास, रेडिएट्स एज एनर्जी। एनर्जी के रेडिएशन के फॉर्म में मास जो होगा, वो मास डिसअपियर हो गया, डिसअपियर हो गया। ये बात समझ आ रहा है? तो सोचो, तो यहाँ पे इस कारण से लॉ ऑफ कंजर्व, इन केस ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन, इस लॉ का मॉडिफिकेशन कर दिया गया और इसको बोला गया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी। क्या बोला गया? मास इक्वल टू मास प्लस एनर्जी। बात समझ आ रहा है? तो इन केस ऑफ न्यूक्लियर, यहाँ लिख देते हैं, नोट करके लिख देते हैं, इन केस ऑफ किसके? तो न्यूक्लियर रिएक्शन, this law is modified as laws of conservation of mass and law of conservation of mass and energy। न्यूक्लियर, ये हमारा जो हो गया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी के बराबर होगा। स्वाभाविक है, यहां चलोगे तो क्या हो गया? सिंपल समझो, मास, ये हो गया मास ऑफ एलिमेंट एक्स इक्वल टू, ये तो एलिमेंट चेंज हो गया ना, तो मास ऑफ एलिमेंट वाई, और प्लस क्या हो गया? एनर्जी एज अल्फा रेज। ये ना हो गया? न्यूक्लियर रिएक्शन में जो टूटा तो एक्स का मास इक्वल टू वाई का मास, आप प्लस एनर्जी, कौन, किसका? जो कि अल्फा रेज के फॉर्म में निकल गया। तो एनर्जी तो दिखेगा नहीं, तो मास तो हमको दिखा, वो 4 फैक्टर से कम होके दिखा। तो ये कहना कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास उससे ज्यादा बेटर है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी। हो सकता है कि कुछ मास जो है वो एनर्जी के फॉर्म में रेडिएट हो जाए। समझ में आए बात? तो बेटर टू से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी किसके, और ये किसके लिए है? केवल न्यूक्लियर रिएक्शन। हर जगह लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वैलिड है, केवल कहाँ छोड़ के?
न्यूक्लियर रिएक्शन में छोड़ के। क्यों? वहां पे ये लॉ क्या हो जाएगा? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी हो जाएगा। ये समझ में आया क्या बेटा? हाँ, उसमें जुड़ गया, जुड़ जाएगा। एनर्जी दिए, मान लो उधर कोई एटम उसको एनर्जी दिए, अब दूसरा एलिमेंट में कन्वर्ट। अब इसी को उलट दो ना, इसको उलट दो, इस एलिमेंट को एनर्जी दिए तो जाके वो बन गया, तो लॉ ऑफ वो क्या हो गया? वो भी चेंज हो गया, तो ये हो गया फ्यूजन। दो को एलिमेंट मिलके एक बड़ा एलिमेंट बना तो फ्यूजन। एक एलिमेंट टूट के दो में कन्वर्ट हुआ तो इसको बोलेंगे फ्यूजन। समझ आया? नहीं करेगा तो न्यूक्लियर रिएक्शन लिखे हैं, डेफिनेशन देखो, न्यूक्लियर रिएक्शन, फ्यूजन फिजन दोनों हो गया। ठीक है, जनरलाइज करके न्यूक्लियर रिएक्शन लिख दिए हैं हम। ठीक है, हो गया। चलो अब दूसरा कौन सा लॉ आएगा? लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन। तो लिखो नेक्स्ट, लॉज ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन, लॉज ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन, लॉज ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन, लॉज ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन और लॉज ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन या लॉज ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। इस लॉ को प्राउस्ट नाम का साइंटिस्ट दिया था। दिस लॉ वाज गिवन बाय प्राउस्ट नाम का साइंटिस्ट इस लॉ को दिया था। क्या है ये लॉ? ये कंपाउंड के फॉर्मेशन को एक्सप्रेस करता है। क्या कंपाउंड कैसे बनता है? एटम या एलिमेंट जब एक डिफिनिट प्रोपोर्शन में कंबाइन करते हैं तो क्या बनता है? कंपाउंड। इसी को बोलता है, मतलब ये कंपाउंड का फॉर्मेशन जो है वो हमारा लॉ ऑफ डिफिनिट, मतलब एटम या एलिमेंट जब एक दूसरे से एक डिफिनिट प्रोपोर्शन में एक निश्चित अनुपात में मिलते हैं तो ही कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। तो लिखोगे अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, according to this law, compounds are formed due to combination of atoms or element in their definite ratio, due to combination of atoms or elements in their definite ratio, एक निश्चित अनुपात में। मतलब इसका मतलब ये होगा दैट इज इन अ कंपाउंड के अंदर एटम्स या एलिमेंट्स सेम एलिमेंट्स, एक मतलब जो से एलिमेंट होगा, एक कंपाउंड एक ही तरह के एटम्स का बना होगा और उनका जो कंपोजिशन होगा वो ऑलवेज क्या होगा? सेम होगा। ठीक है, मतलब सीधा याद रखोगे कि कंपाउंड के अंदर सेम एलिमेंट होंगे और उनके जो जितने भी कंपाउंड्स हैं, जितने भी, मतलब मान के चलो जैसे वाटर बना है तो वाटर कहीं का भी हो, क्या हो? वाटर कहीं का भी हो, उनके अंदर वो एलिमेंट सेम एलिमेंट होंगे। क्लियर? अ कंपाउंड कंटेंस सेम एलिमेंट। क्लियर है? कंपाउंड कहीं भी अवेलेबल हो तो वो उस कंपाउंड के पास क्या होगा? सेम एलिमेंट होंगे और उनका प्रोपोर्शन हमेशा हर जगह, जैसे पानी है, समुंदर का पानी हो, चाहे यहाँ का पानी हो, चाहे नल का पानी हो, कहीं का, अगर वो पानी है तो वो हाइड्रोजन ऑक्सीजन का ही बना होगा और उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो प्रोपोर्शन है वो प्रोपोर्शन हमेशा क्या रहेगा? वो सेम रहेगा। ठीक है, तो इस पर
in their definite ratio, that is a chemical compound, लिखो, that is a chemical compound contains a chemical compound contains same elements and their proportion by mass, and their proportion by mass are always definite and constant. वो डिफिनिट और कांस्टेंट होगा। ये समझ में आया? क्या समझा? कि सेम एलिमेंट पर है तो उसका प्रोपोर्शन ऑलवेज क्या रहेगा? डिफिनिट रहेगा और वो कांस्टेंट रहेगा। इस बात को ऐसे समझो, सिंपल सा है। इस बात का अगर हम लोग जिक्र करें तो क्या होगा? कहने का मतलब यह है कि कंपाउंड का फॉर्मेशन अगर हो रहा है, जैसे वाटर का फॉर्मेशन हुआ, क्या हुआ? वाटर का फॉर्मेशन, तो उसमें हाइड्रोजन, जैसे वाटर है तो वाटर के अंदर, वाटर किसका बना है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। तो 2 ग्राम हाइड्रोजन जब किससे मिला? 16 ग्राम ऑक्सीजन से मिला, तो इसका मतलब तो क्या बना? वाटर बना है। तो इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो क्या होगा? 1:8 बाई मास होगा। ठीक है, तो 8। अभी पानी कहीं का भी हो, पानी, उसके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ऑलवेज क्या होगा? 2 हाइड्रोजन है यहाँ, 2 ग्राम, 1 ऑक्सीजन है तो 16 ग्राम, 2 मतलब ये 1:8। मतलब वाटर का फॉर्मेशन कैसे होगा? जब मतलब वाटर के फॉर्मेशन, वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ऑलवेज 1:8 बाई मास रेशियो होगा। लेकिन यही अगर H2O2 हो गया, कौन? हाइड्रोजन परऑक्साइड। ये वाटर है, ये कौन हो गया? हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो हाइड्रोजन परऑक्साइड में भी तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन ही ना है, लेकिन इसके अंदर हाइड्रोजन कितना है? 2 ग्राम, और ये कितना हो गया? 16। ये कितना हो गया? 32 ग्राम। तो ये कितना हो गया? ये 2:32 कितना? 1:16 बाई मास। तो जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कहीं भी, जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कहीं भी 1:16 रेशियो में मिलेंगे तो हाइड्रोजन परऑक्साइड बनेगा। और यही अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब 1:8 बाई रेशियो में मिलेंगे तो वो वाटर का फॉर्मेशन करेगा। मतलब कोई भी कंपाउंड के, अब वाटर कहीं का भी हो, अगर वो वाटर है तो उसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो 1:8 होना ही चाहिए। समझ में आ रहा है बात? कर लेंगे इसको। 1.4 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड contains 0.4 ग्राम ऑक्सीजन। 0.88 वाला नंबर है, भाई बात कर रहा है, क्या है? बात कर रहे भाई, पहले नंबर ना ये है। 3.5 ग्राम ऑफ calcium oxide contains 2.5 ग्राम calcium, 2.5 ग्राम calcium। So that this data confirms, so that this data
confirms laws of definite proportion. Laws of definite proportion. Shows that this data confirms laws of definite proportion. बना? देखो सिंपल सा है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है इसमें। कैल्शियम ऑक्साइड किसका बना होता है? कैल्शियम ऑक्साइड है, किसका बना है? कैल्शियम और ऑक्सीजन का। 1.4 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड कंटेंस 0.4 ग्राम ऑक्सीजन, तो 1 ग्राम कौन होगा? कैल्शियम। तो कैल्शियम और ऑक्सीजन का रेशियो क्या हो गया? 1:0.4। डिवाइड कर दे, कितना हो जाएगा? 25 चौका 100, कितना हो जाएगा? ये जो भी छोड़ दो, इतने पहले उस देख लेते हैं उसका क्या कहानी है। ये फिर हो गया कैल्शियम, पहला एक्सपेरिमेंट, फर्स्ट डाटा। चलो सेकेंड डाटा से आओ। तो सेकेंड डाटा में हमारा क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड टूटा कैल्शियम, कैल्शियम और प्लस क्या हो गया? ऑक्सीजन। ये कितना है? 3.5 ग्राम कंटेंस 2.5 ग्राम ऑफ कैल्शियम, तो ये कितना होगा? ये हो जाएगा कितना? 1 ग्राम। तो कैल्शियम और ऑक्सीजन का रेशियो 2.5:2 क्या हो गया? 1। तो 2.5 से दोनों को डिवाइड कर दो, तो 10/25, तो 25 हो गया। तो 25 चौका से 0.4, ये कट के कितना हो जाएगा? 1:0.4। तो ये 0.4 1:0.4, मतलब ये डाटा क्या कंफर्म कर रहा है? कहीं से कैल्शियम ऑक्साइड लाए, एक एक्सपेरिमेंट से ये ई कैल्शियम ऑक्साइड लाए, एक जगह से ई कैल्शियम ऑक्साइड लाए। अगर ये दोनों कैल्शियम ऑक्साइड है तो किसी भी तरीके से आया हो, उनका एटम्स का रेशियो क्या रहेगा? सेम रहेगा। यही ना डेफिनेशन था। डेफिनेशन क्या बोला था? एलिमेंट, किसी कंपाउंड के अंदर जो एलिमेंट है सेम एलिमेंट्स, उनका प्रोपोर्शन डिफिनिट और कांस्टेंट होगा। तो वही हो गया दोनों जगह, मतलब इन बोथ डाटा क्या होगा? कैल्शियम और ऑक्सीजन का रेशियो क्या है? आर 1:0.25 0.4। ये प्रूफ कर रहा है, सोच दैट दिस डाटा confirms laws of definite proportion। लाइन सबको समझ आ गया? दोनों में रेशियो क्या आ गया? सेम। तो बताए ना कि पानी कहीं से लाए हो, अगर वो पानी है तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो 1:8 रहेगा। वैसे ही अगर ये कैल्शियम ऑक्साइड है तो कहीं से भी कैल्शियम ऑक्साइड है, उसमें कैल्शियम और ऑक्सीजन का रेशियो, तो यहां भी कैल्शियम ऑक्सीजन का रेशियो सेम है, यहां भी सेम है। ये सेम रेशियो हमको क्या इंडिकेट कर रहा है? इंडिकेट कर रहा है कि ये लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को ये फॉलो कर रहा है। क्लियर है बात? हाँ हाँ ठीक है, ठीक है, उसी को गुना कर दोगे तो आ जाएगा। ठीक है।